कहते हैं जो दूसरों को मारे वो दुष्टात्मा, जो दूसरों को बचाए वो महात्मा, लेकिन अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के जो दूसरों को बचाए वो परमात्मा। तो आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं के साथ हम बैठे हुए हैं और उनसे ही मैं संवाद कर रहा हूं। तो होगा, लेकिन दिल का भाव यही है कि हमारा प्रणाम और हमारा आभार आप सबके लिए होगा। आज हम मनीष जी से बात प्रारंभ कर रहे हैं। मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मनीष सुन रहा हूं मैं। नमस्कार, नमस्कार मुख्यमंत्री जी। कैसे हैं मनीष जी? मैं एकदम बढ़िया हूं। मनीष जी ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मरीजों को भर्ती करके उनकी उपचार, उनकी सेवा अपनी टीम के साथ करके उत्कृष्ट एवं बहुत सराहनीय काम किया है और लगातार इनके सार्थक प्रयास जारी है। मनीष जी, आपका स्वागत। नई नई बीमारी थी, उपचार भी पता नहीं था, डर भयानक था, अब तो डर कम हो गया है थोड़ा। आपके सामने जब इलाज प्रारंभ किया, कोरोना के नियंत्रण का काम प्रारंभ किया, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई? माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो चुनौती यही आती थी कि हम अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करें। सबसे पहले तो जैसे बाकी सभी सामान्य जनमानस में असुरक्षा के भाव थे, हमारी टीम में कहीं ना कहीं असुरक्षा के भाव रहते थे। इसके लिए सबसे पहले जितने हमारे वरिष्ठ चिकित्सक थे, वरिष्ठ चिकित्सक उनने सब जाना शुरू किया, हॉस्पिटल में अंदर राउंड लेना शुरू किया। साथ में धीमे धीमे जितने भी हमारे जाते समय मनीष जी, एक मिनट टोक रहा हूं, जाते समय का धक धक नहीं होता था कि गए तो क्या होगा? स्टार्टिंग में तो सर एक आध हफ्ते चला, फिर उसके बाद अब इतने दिन होने का अब तो बिल्कुल नहीं लगता। अब तो पूरे सब एक साथ उतर जाते हैं, अब नहीं लगता ऐसा। पहले जरूर लगता था थोड़ा सा, अब नहीं लगता। आप अपनी जो एक और जो हम लोग के हम लोग को जो चुनौती आती थी सेकंड की, जिला प्रशासन, CMHO और मेडिकल कॉलेज, इनमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए तो हम लोगों ने सब जो साहब ने सभी मिलकर, डीन साहब ने सभी मिलकर कोऑर्डिनेट वे में काम किया कि हर चीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके हो, ताकि जो जैसे हम सब सोच रहे हैं तीनों जन एक ही फॉर्म में सोचे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बार बार हम लोग जो मीटिंग करते थे, तो जो भी मैसेज जाए, चाहे पॉलिटिशियन MLA साहब या जिसके थ्रू भी जो मैसेज जाए, तो पूरे पब्लिक में एक जैसा मैसेज जाए। इससे हम लोगों ने जनता के कहीं ना कहीं काफी हद तक विश्वास जीतने में यहाँ पे मदद की। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना की भयावहता, पॉजिटिव पेशेंट्स की बढ़ती संख्या और उसमें उनके परिजनों की जो मानसिक स्थिति, उसके कारण उनकी बात, उनके फोन, ऐसे में कैसे मनोबल आपने अपना और अपने साथियों का बनाए रखा? इस बीमारी में सबसे बाकी बीमारियों से सबसे अलग एक चीज देखने में मिल रही है कि बाकी बीमारी में तो उनके परिजन उनके साथ रह पाते हैं। ये बाकी बीमारी से डिफरेंट बीमारी इसलिए है कि इसमें उनके परिजन नहीं रह पाते। शायद आपने भी अगर रहे या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा साथ में रहे, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कोई भी पेशेंट को, तो मुझे लगता है वो उसके परिजन ही देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत हद तक डीन्स करने सब चीजें शुरू करके एक हेल्प डेस्क शुरू करी, वीडियो कॉलिंग की, जितने भी पेशेंट हैं उनके परिजनों को दिखाने के लिए हर बेड पे जाके उनकी वीडियो कॉलिंग शुरू करी। जितने भी हमारे यहाँ पे कलेक्टर सर, कमिश्नर सर, वो भी फ्रिक्वेंटली उनसे वीडियो कॉल करके उनको मोटिवेट करते, उनको उनसे बात करने की कोशिश करते और उनको समझाने की कोशिश करते कि आप सही हैं। और साथ में जो परिजन, इसमें सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि परिजन सामने मरीज नहीं देख रहे रहते, तो उनके मन में बहुत सारी उत्सुकता रहती है, बहुत सारे उनके क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोगों ने भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना के कि जितने परिजन हैं, हमारे डॉक्टर जो ड्यूटी राउंड लेके आ रहे हैं, तो पूरे जितने भी 40 पेशेंट अगर एडमिट है तो उनके परिजनों से इंडिविजुअली बात करते हैं, उनके 1-to-1 मरीजों के बारे में बताते हैं कि आपके पेशेंट की पोजीशन कैसी है, कैसा है पेशेंट अभी। अब आपको क्या लग रहा है इस जंक्चर पे, जब पेशेंट्स की संख्या लगा, हालांकि आज सुलेमान जी ने कुछ सकारात्मक संकेत भी दिए हैं और कुछ दिनों से हम 22,000 23,000 पे रुके हुए हैं, 22,000 के आसपास है हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या, लेकिन फिर भी जब इसका कोई ठिकाना नहीं है,
कि बीमारी कब खत्म होगी, तब कैसा लगता है इलाज करते हुए और मन में क्या भाव आते हैं? मन में भाव तो यही रहते हैं कि जो भी अपने से बेस्ट बने, स्पेशली जो अभी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बेसिकली जो फर्टिलिटी पे फोकस है कि फर्टिलिटी पे कम करने के लिए कैसे अपन प्रयास करें। हम लोग ने मानिए जी यहाँ पे प्रॉपर जो सीनियर डॉक्टर हैं, पर्मोलॉजिस्ट है, उस पर एनेस्थेटिक है, जितने भी सिक पेशेंट है, जितने भी सीरियस पेशेंट है, उनके लिए अलग से डेली 1 घंटे वो लोग बैठ के पर पेशेंट इंडिविजुअली उनके वाइटल्स, उनके डेली रिपोर्ट्स सब मॉनिटरिंग करके कि कैसे भी फर्टिलिटी कम करी जाए। बेसिकली पॉजिटिविटी से तो पब्लिक में भी थोड़ा सा डर कम हो गया है, स्पेशली जो अपन ने होम आइसोलेशन आपने स्टार्ट करा है, उससे काफी हद तक एक भय भी खत्म होने लगा है। कंसर्न फर्टिलिटी का है, तो फर्टिलिटी पे पूरा बैठ के और फर्टिलिटी पे फोकस करके यहाँ पे इवन अदर मेडिकल कॉलेज से जहाँ पे हम उनसे बात होती है, तो फर्टिलिटी पे काफी फोकस करके काम कर रहे हैं कि अगर हम फर्टिलिटी और कम कहीं कहीं और अपने जनमानस का इसमें विश्वास जीत पाएंगे, तो सबसे बड़ा फोकस हमारा फर्टिलिटी को लेकर है। चलिए आप सब मनीष जी और उनकी पूरी टीम का और सभी कोरोना योद्धाओं का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम भिंड चल रहे हैं, वहां पर सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा जी मौजूद हैं। भिंड थोड़ा एक सीमा वाला जिला है, आसपास के आने वाले लोगों से ज़्यादा संक्रमण ना आए उसकी व्यवस्था करनी थी। गंभीर जो मरीज थे उनके लिए आईसीयू बेड्स की व्यवस्था करनी थी, आइसोलेशन वार्ड बनाने थे, इसके अलावा 24/7 स्क्रीनिंग करनी थी, जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्वायर करके उसको क्वारंटाइन के लिए फैसिलिटी डेवलप करनी थी। चौतरफा काम था और पूरे ने काम किया है। तो भिंड के हमारे कोरोना योद्धा और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर अजीत मिश्रा जी। अजीत जी सहित सभी कोरोना योद्धाओं का स्वागत। अजीत जी, भिंड में तो जबरदस्त क्षमता है, लोग साधारण तौर पे डरते भी नहीं है और कई बार ये भी उन्हें सोचा कि क्या करना है, कोरोना क्या कर लेगा। हम तो जब दुश्मन से सीमाओं पर लड़के जीत लेते हैं तो कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने कौन कौन सी चोरी, क्योंकि भिंड वो जिला है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी आए और जब वो प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो उनका टेस्ट करना पड़ता था, उनमें से भी लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। मैं तो एक दिन का गवाह हूं और व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी नहीं। आप बताइए चुनौतियां कैसे आई, व्यवस्थाएं कैसे बनाई और भिंड जैसे जिले में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आपने स्वास्थ्य सुविधाओं के मजबूतीकरण के लिए क्या क्या काम किया? मिश्रा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिंड बोल रहा हूं सर। मेरी सबसे बड़ी चुनौती जिले के अंदर, जैसा आपने बताया सर, विभिन्न हॉट स्पॉट से जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे सर, उनसे क्षेत्र के अंदर सामुदायिक संक्रमण फैलने की जो संभावना थी सर, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा जन सामान्य में कोविड-19 का एक भय व्याप्त था। चिकित्सालय में जो लोग काम कर रहे थे सर, उनके स्टाफ को स्वयं से उनके परिजनों में संक्रमण की आशंका थी। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी हमें जिले में सफल संचालन करना था सर। चुनौती क्या आई, मैं ये पूछ रहा हूँ। टेस्ट के समय सबने खुशी से टेस्ट करवाए, पहले तो घर घर टेस्ट कर रहे थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो, कौन कौन कॉन्टैक्ट में आए ये देखो, तो वैसे समय क्या महसूस हुआ आपको, हमारी टीम को, अमले को? सर, जिस समय माइग्रेशन भिंड के अंदर आए सर, तो जितने भी सीमावर्ती जिले थे, जितने भी सीमावर्ती हमारे नाके थे सर, हमने IITT रणनीति के माध्यम से जो आपने मैसेज दिया था सर, उसके माध्यम से हमने मेडिकल टीमों को लगाया और जितने संदिग्ध व्यक्ति थे सर, उनकी स्क्रीनिंग की। हमारी मेडिकल टीमों ने रात दिन एक करके उनको काम किया। जगह जगह पर हमने पंचायत लेवल पर एवं ब्लॉक लेवल पर क्वारंटीन सेंटरों को बनाकर उनको आइसोलेशन करने का कार्य किया गया सर। यह काम करते करते समय आप और साथ में बैठे साथीगण और बाकी भी पूरी टीम जिसने काम किया, दो चिंताओं का आपको सामने करना होता है कोरोना में सर। एक मरीज का ढंग से इलाज और दूसरे स्वयं के बचाव की व्यवस्था, कि हम खुद ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं कि हम ही पॉजिटिव हो जाएं। और हम पॉजिटिव होने में अपना डर नहीं रहता, अपने डर के साथ साथ परिवार का डर कि हम अगर हो गए
और हम पता ही नहीं चला 1-2 दिन और घर चले गए, तो पत्नी का क्या होगा या पति का क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में जब परिजन भी पूछते होंगे कि आज अस्पताल से आओ कितने पेशेंट देखे, तब अपना मनोबल और परिजनों की चिंता का समाधान कैसे किया? मैंने स्वयं जब कोविड-19 के मरीज भिंड जिले में बढ़े तो मैंने कोविड वार्डों में जाकर एज ए टीम लीडर सर मैंने सभी मरीजों की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य अमले को साथ लेकर मैंने सुबह शाम दोनों टाइम राउंड लिया वार्डों में, जिससे हमारा जो स्वास्थ्य अमला था उसके जो है उत्साहवर्धन हुआ उसका। इसके अलावा उत्साहवर्धन के अलावा जिले की जो जनता थी संस्था के प्रति उनमें एक विश्वास का भाव जागृत हुआ था सर। इसके बाद देर रात तक जो हमारे कर्मचारी काम करते थे उनके साथ में स्वयं बैठकर सपोर्टिव सुपरविजन के साथ उनके मनोबल को बढ़ाता था सर। एक बात मैं केवल पूछ रहा हूं कि घर में कौन कौन है आपके परिवार में? फादर इन लॉ रहते हैं जो हाई रिस्क में है सर, 87 ईयर्स ओल्ड है। तो जब आप जाते थे तो कभी पूछा नहीं कि कितने पेशेंट देख के आए हो और अब हमारा क्या होगा, या कहाँ डॉक्टर बने हो कोरोना के टाइम में, छोड़ो छाड़ो कुछ और करो? सर 6 महीने से मैं जो है घर में आइसोलेट होकर रह रहा हूं सर, क्योंकि मेरे फादर हाई रिस्क में है, तो मैं उनके कमरे में तो गए नहीं हूँ 6 महीने से सर। और मैं आइसोलेट होकर जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करता हूं सर, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं सर। चलिए स्वागत कीजिए डॉक्टर अजीत जी का। और अजीत जी का नहीं, आप सब डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ्स का और कोरोना में लगे हुए बाकी सब साथियों का। कोरोना ऐसी महामारी की जिसने अपनों को दूर कर दिया और 6-6 महीने हो गए अपनों से मिल नहीं पाए। ये समर्पण की अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है और इस मिसाल प्रस्तुत करने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स का अगला ना। सर अब हम इंदौर चल रहे हैं सर। अंशुल मिश्रा जी से हम बात करेंगे। आप डॉक्टर अंशुल मिश्रा एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया उसी दिन से ये लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना में आंकड़ों का जो अद्यतन किया जाना और उसका विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने इंदौर जैसे शहर में स्थितियों को सामान्य की तरफ ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इंदौर का प्रतिनिधित्व अंशुल मिश्रा जी द्वारा, लेकिन सभी कोरोना योद्धा आपसे मुखातिब हैं सर। अंशुल नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो बेटी, आप ठीक हो? जी सर। अपने काम को कोरोना साथ, अपने मित्रों के साथ, आपका काम थोड़ी अलग तरह का था। कैसे आपने किया? सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रदेश के सभी एपिडेमियोलॉजिस्ट को प्रदर्शित करने का सौभाग्य दिया। सर हम आईडीएसपी शाखा के अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट के पद पर हैं, जिसका मूल कार्य सर जिला की महामारी पे डेटा पर नियंत्रण करना है। सर जितना भी हमारा डेटा रहता है, सर्वे टीम्स, हमारी एमएमयू टीम्स, सबके सहयोग से सर हमने वो डेटा को, शुरू में काफ़ी हमारे साथ चुनौतियाँ रही, लेकिन उसके बाद सर धीरे धीरे हमने उसको संभाल कर उस डेटा के ऊपर अवलोकन कर प्रस्तुत किया, जिससे कि उचित रणनीति बनाना हमें प्रयास है। कितने घंटे काम करना पड़ा? सर 10-11 घंटे सर, कम से कम सर रोज के करते हैं। 10-11 घंटे। अच्छा, ये जब डेटा आप संग्रह करते थे, संकलित करते थे, संख्या देखते होंगे तो मन में क्या भाव आते थे? सर शुरुआत में तो डर भी था, क्योंकि हमेशा सिर्फ पढ़ाई की इस चीज़ की कि अगर कोई महामारी आती है तो ये करना चाहिए, ऐसे देख करना चाहिए, लेकिन कभी इस चीज़ से डील नहीं किया, ना कभी सुना कि इसके साथ करना क्या चाहिए। तो सर जब पहली बार इसके साथ में ये हुआ कि इतने इंदौर जैसे शहर में जब तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा था, तो इंदौर में भी उसी संख्या में बढ़ रहा था कोरोना। तो सर शुरू में तो ऐसा लगता था कि इसका कंट्रोल कैसे पाया जा सकेगा,
लेकिन प्रशासनिक विभाग, बाकी अन्य सभी विभागों, मैदानी कार्यकर्ताओं, सभी के सहयोग से सर धीरे धीरे इस चीज़ से हम लोगों ने अपने प्रयास जारी रखे। अब क्या संकल्प है मन में? सर संकल्प सिर्फ यही है कि हम जल्द से जल्द इस जंग से जीत जाएं और हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त हो जाए। चलिए अंशुल का स्वागत कीजिए, आपका और आपकी पूरी टीम का अभिनंदन। अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। डॉक्टर अंशुल मिश्रा इंदौर। और जैसा कि निवेदन किया कि कोरोना योद्धा जो हैं हमारे, वो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ है, तो हमारी अगली कोरोना योद्धा हैं सुश्री जयश्री कुलकर्णी जी। आप नर्सिंग स्टाफ हैं, इंदौर से हैं। आपके द्वारा कोरोना काल में मरीजों के उपचार में उत्कृष्ट सेवाएं दी गई हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सिर्फ आपने ही नहीं, सभी जो नर्सिंग स्टाफ से जुड़े लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने ऐसा किया है। उनके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आभार भी व्यक्त करेंगे। तो आपके द्वारा जारी जो सतत मरीजों की सेवा है, उसके साथ आप उपस्थित हैं इंदौर से। जयश्री बेटी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हो, ठीक हो आप? जी सर। अच्छा, डॉक्टर तो पेशेंट्स को देखते हैं और देख के फिर चले जाते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स को देखना होता है, नर्स को भी, नर्सिंग स्टाफ को भी कई पेशेंट्स को देखना होता है। लेकिन जितने क्लोज कांटेक्ट में दवाई देना और बाकी सारी चीजों की चिंता करना, इतने क्लोज कांटेक्ट में नहीं आते। ऐसे में जब कोरोना जैसी बीमारी थी, तो नर्सिंग का काम करते करते आपको, आपकी टीम को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर सबसे पहले तो जो कोरोना के पेशेंट रहते हैं, उनको ये डर रहता है कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम जीवित वापस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को उनके उस डर को दूर करना था कि आप इस हॉस्पिटल में आए हैं। और हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में सर, आज के सरकारी हॉस्पिटल में सभी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है हमारे को। और हमारे साथ हमारे सीनियर्स टीम, डॉक्टर्स की टीम रहती है 24 घंटे, जो पेशेंट के ऊपर मॉनिटर करती है। तो पेशेंट को दवाई के साथ उनका यानी जो उनके जो विचार रहते हैं, उसको भी हमको ठीक करना पड़ता है, यानी अच्छा माहौल देना पड़ता है, पारिवारिक माहौल। सर आपको डर नहीं लगा जब शुरू में, जब कोरोना के बारे में जिस तरह की चीज थी, कोरोना किसी को हो गया तो माहौल, परिवार तो चिंतित होता ही था, गांव मोहल्ला वो चिंतित हो जाता था। और मुझे पता, पहली बार जब कोरोना पेशेंट ठीक होके आए तो मोहल्ले के लोगों ने रहने नहीं दिया था एक जगह। ये हालत तक हो गई थी, भगो इनको तो कोरोना हो गया। वैसी स्थिति में आप लोगों को डर नहीं लगा शुरू में? सर शुरू में 7-8 दिन डर लगा था। जब हम हॉस्पिटल से घर जाते थे तो परिवार के सदस्यों के साथ में आसपास के लोगों ने हमसे दूरियां बढ़ाना चालू कर दी थी। पर जब हमने उनको समझाया कि हम जो प्रोटोकॉल है कोरोना के, इसमें हमारे को बार बार हाथ धोना, आइसोलेशन में रहना, सैनिटाइज करना, इसको हम पूरा पालन कर रहे हैं। और सर उसी का कारण है कि आज ड्यूटी करते हुए मार्च से लेके अभी तक 6 महीने हो गए हैं और मैं पॉजिटिव नहीं हुई हूँ, पॉजिटिव पेशेंट के बीच में काम करते हुए। चलिए बहुत बढ़िया, आप पॉजिटिव कभी ना हो, आप सकारात्मक रहें। थैंक यू सर। एक बात और आपसे पूछनी थी कि ये तो नई बीमारी है, आज तक पूरा इलाज भी लगातार बदल रहा है। अब ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, लगातार आईसीएमआर के दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। क्योंकि जो नॉन पहले से बीमारियां, उनका तो हमको पता है कि टीबी में क्या सावधानी रखनी है या कैंसर में क्या सावधानी रखनी है, इसका तो अभी भगवान ही मालिक है क्या है ये। ऐसे में जब रोज प्रोटोकॉल बदलते रहते हैं और नए नए दिशा निर्देश आते रहते हैं, तो प्रोटोकॉल का पालन करना, दिशा निर्देशों का पालन करना, ये कैसे कर पाते हैं? अजीब सा नहीं लगता कि आज ये कह दिया और 10 दिन बाद कह दिया नहीं अब नहीं ये करो? कभी कोई सी दवाई बता दी, वो कौन सी सबसे पहले कौन सी आई थी जो मुझे भी खिलाती थी? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसके लिए ट्रंप साहब ने भी हम हल्ला मचा दिया था कि मोदी साहब भेजो भेजो भेजो। और बाद में फिर पता नहीं ये इंजेक्शन दो और ये एक अलग दवाई आ गई, अलग अलग चीजें चलती रहती है। तो ऐसे में कैसा काम का अनुभव है? सर सबसे पहले तो अपनी नियम, जिसमें योगा, प्राणायाम वगैरह और हेल्थी डाइट हमने स्वयं के लिए ली, क्योंकि हम अपने आप को बचाएंगे तभी हम दूसरों को बचा पाएंगे।
और हम लोगों को जो भी अभी ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर या बाईपेप वगैरह जो भी आधुनिक उपकरण आ रहे हैं सरकार के द्वारा और हमारे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा हमको प्रदान किए जा रहे हैं, उससे हमको दिन प्रतिदिन ट्रेनिंग दी जाती है सर। ड्यूटी आवर्स के बाद हमारे को फॉलोअप दिया जाता है, हमारे डीन मैडम, हमारे सीनियर्स डॉक्टर, और हमारे को यानी कभी ये नहीं लगा कि हम अकेले ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी एक पूरी टीम, एक परिवार के मुखिया और पूरे परिवार के सदस्यों की तरह हम उस हॉस्पिटल के माहौल को रखते हैं सर, जिससे कि हमारे पेशेंट रिकवरी रेट बढ़ता है और हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी 7 से 8 दिन में ठीक होकर अपने घर जाता है सर। चलिए, बहुत बहुत आपका आभार इन कठिन परिस्थितियों में। और नर्सिंग जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसने अद्भुत समर्पण दिखाया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सही कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे कोरोना योद्धाओं का संसार बृहद से बृहत्तर बनाता है। इसमें फार्मासिस्ट हैं, डेटा मैनेजर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, एएनएम्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, शवगृह में जो सहायक होते हैं वो हैं। तमाम लाख से ज्यादा कोरोना योद्धाओं से आप इस समय मुखातिब हैं। हम इंदौर में ही रहेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे सुश्री अपूर्वा तिवारी जी से, जो कि एक डेटा मैनेजर हैं। अपूर्वा तिवारी जी। अपूर्वा, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? यस सर। आप अपने इस महामारी के बारे में काम करते करते क्या अनुभव आए, बताइए। सर्वप्रथम श्रीमान को नमस्ते, धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। इतने बड़े मंच पर मेरा उत्साहवर्धन किया जा रहा है। और जैसा कि हम सबको पता बेटी, ये अकेले समान काम करने वाली हजारों बेटियों का और बेटों का उत्साहवर्धन है। सर, मैं सभी की तरफ से धन्यवाद कर रही हूँ। सुनाइए। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना महामारी में मुख्य रूप से चिकित्सकों का योगदान होता है, पर मैंने जो भी मेरी टेक्निकल एजुकेशन की थी उससे मुझे पता चला कि हम लोग अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर भी नियंत्रण कर सकते हैं। डेटा के संधारण में सर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी रेट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, इन सब का डेटा पोर्टल पर चढ़ाकर हम किस तरीके से एनालाइज करके रणनीतियां बना सकते हैं कि हम कोरोना को मात दे पाए। अब लंबी चलने वाली बीमारी है ये, अभी तक इलाज का ठिकाना नहीं है, तो ऐसे समय आप क्या सोचते हैं? सर, अभी तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें हमारे उनसे डेटा लेना और एक एनालिसिस करना कि कितना समय एक मरीज को लग रहा है रिकवर होने में, या हमारा फैटेलिटी मोर्टेलिटी रेट कितना है, उसका टूल्स के थ्रू एनालाइज करना उसको। आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपका काम भी बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। रोज उसी के आधार पर हम अपनी रणनीति बनाते हैं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम ग्वालियर में दीपक बाथम जी से बात करेंगे। आप लैब टेक्नीशियन हैं। आपने मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में वीआरडीएफ लैब के चालू होने के बाद से ही लैब में कैपेसिटी कम होने के बावजूद उसे सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। सैंपल की स्क्रीनिंग अच्छी तरीके से करके दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लैब टेक्नीशियन ग्वालियर श्री दीपक बाथम जी। दीपक जी नमस्कार, कैसे हो? सर नमस्ते सर। अच्छा, ये टेस्ट कर करके इतने दिन में बोर तो नहीं हो गए कि रोज सैंपल आना, निकालना, फिर टेस्ट करना? सर कैसा लगा जब शुरू में ये सैंपल आई? सैंपल तो एकदम बारूद का ढेर जैसा है कि देखो और टेस्ट करो, तो ऐसा नहीं कि अपन को चिपक जाए। नहीं सर, शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जो वहाँ के जो सुपीरियर वगैरह हैं वो मतलब मोटिवेट करते रहते हैं सर। और वहाँ की जो हमारी जो टीम है सर बहुत स्ट्रांग है। मतलब किसी ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही नेगेटिविटी वाली, मतलब सबने सबको मोटिवेट करते रहते हैं। जो हमारे सर हैं मिश्रा सर और ऋषिका मैम, तो इससे सर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अजय सैंपल का तो ये है। हाँ बोलिए। हाँ सर, सैंपल का तो ये है कि सर हमें पता नहीं होता था सर कितने सैंपल आना है आज से हमको। तो वो सैंपल कहो तो 3000 सैंपल, 4000 सैंपल, सर हमने हाईएस्ट 3900 किए हैं सर एक दिन में। अच्छा, 3200 करने में कितने घंटे लगे आपको?
सर मतलब ये था कि इवनिंग में सैंपल रिसीव हुए हैं और 3 या 4 बजे के आसपास हमारी रिपोर्ट में आपने रिसीव किया, और 3 और 4 बजे मतलब सवेरे 3-4 बजे? नहीं सर, दिन में, दूसरे दिन। अच्छा, दूसरे दिन। तो कितने घंटे काम करना पड़ा इसमें? सर 12 से 14 घंटे सर, सब लोग काम करते सर, 24 आवर्स लैब ओपन है सर। अच्छा, सैंपल मिलकर कार्य करते हैं। सैंपल का मतलब तो सीधे सीधे जो सैंपल पॉजिटिव पेशेंट्स का है तो उसका मतलब तो वायरस उसके अंदर है, तो उस समय सावधानी क्या क्या रखनी पड़ती जिससे ऐसा ना हो कि संक्रमण? सर हम लोग पीपी किट, हाँ पीपी किट, N95 मास्क और ग्लव्स, डबल ग्लव्स सर यूज करते थे। और मास्क N95 के ऊपर सर्जिकल मास्क भी लगा कर रखते थे। और ये जो सैंपल्स वगैरह हम रिसीव करते थे सर, जो लेबलिंग वगैरह, जो लेमिनार होता है सर, बायोमेडिकल लेमिनार सर, उसमें ओपन करके लेबलिंग करते थे। कोई टेस्ट करते समय संक्रमित तो नहीं हुआ आपकी टीम का सदस्य? मैं ये और जानना चाहता हूं कि शुरू में तो हमारे पास लैब थी नहीं, बहुत कम लैब थी, जैसा अभी मंत्री जी ने भी बताया कि शुरू में तो क्या था, हमारे पास कुछ थे नहीं, 7 टेस्ट हो रहे थे। बाद में लैब की संख्या बढ़ती चली गई। तो आपने जब शुरुआती दिनों में कितने RT-PCR टेस्ट किए और अब कितने हम कर रहे हैं? सर शुरुआत तो हमने 60-70 सैंपल पर डे के हिसाब से किया था, लेकिन अभी भी सर सैंपल थोड़े कम हुए हैं, तो 2100-2200 सैंपल अभी प्रोसेस हो रहे हैं सर। चलिए, अब कितने भी सैंपल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है? नहीं सर। लैब की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया? सर लैब की क्षमता बढ़ाने के लिए सर स्टाफ मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर हम लोगों को अभी 4 नए लैब असिस्टेंट और क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, ये लोग वो मिले हैं टीम को। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने टेस्ट करने की? क्योंकि ये टेस्ट तो अपनी तरह में एक पहली बार हो रहा था कोरोना का। ट्रेनिंग सर है सर, उन लोगों ने सर हम लोगों को ट्रेनिंग दी है। बहुत अच्छे दीपक, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण इलाज है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पता चल जाए बीमारी है कि नहीं, और आप उस महत्वपूर्ण काम में लगे हैं। ऐसे सभी लैब असिस्टेंट और लैब से जुड़ी हुई जितनी टीम है उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप भी सब धन्यवाद दीजिए क्योंकि ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि ये कोरोना योद्धाओं का जो चक्र है ये बृहत्तर है, इसमें प्रशासकीय प्रयासों का बहुत बड़ा महत्व है। हम अब CEO जिला पंचायत देवास सुश्री शीतला पटले जी से मुखातिब हैं। शीतला पटले जी से आप बात करेंगे सर। ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि जिसमें केवल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वो तो लगे ही है, लेकिन हमारे पुलिस के साथी लगे रहे, और कई तो काम करते करते चले गए, शहीद ही हो गए। हमारे रेवेन्यू के अधिकारी लगे रहे, तो उनमें से अभी शीतला पटले, मेरी आवाज सुन पा रही है क्या शीतला? शायद जुड़ नहीं पाई। ये शीतला पटले CEO जिला पंचायत देवास है। हाँ जी सर। तो मेरी आवाज शायद वो नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन देवास में संक्रमण के दौरान रोज पॉजिटिव पेशेंट्स खोजना, टेस्ट होना, सावधानियां रखना, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, उसमें बहुत उत्कृष्ट काम किया है। तो शीतला जी के माध्यम से मैं ऐसे सभी साथी जो उनके समान इस महामारी के नियंत्रण में लगे थे उनको भी मैं बधाई देता हूं। हमसे जुड़ नहीं पा रही इसलिए उनसे हम बात नहीं कर पा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल के भी कोरोना योद्धा यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे कोरोना योद्धा हैं। GMC भोपाल से डॉक्टर लोकेंद्र दवे हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हैं। एक अगर कोई जबलपुर वाला जोड़ सके तो देखिए, कोई जोड़ सके जबलपुर जी। जबलपुर आप लाइन पर आ सकते हैं। जबलपुर तब तक यहाँ हॉल में मौजूद भोपाल से डॉक्टर लोकेंद्र दवे से आप बात कर ले सर। डॉक्टर लोकेंद्र दवे को अब लोकेंद्र जी से तो केवल बात नहीं करना, लोकेंद्र जी आप तो अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं मैं 24 तारीख से ही लगातार आपके संपर्क में हूं, और कोरोना के दौरान लगभग रोज हमने समीक्षा बैठकें की और बीच बीच में लोकेंद्र जी को भी हम लोग लगातार साथ में जुड़े रहे, संपर्क में रहे, ऑनलाइन बात भी करते रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मैं
इलाज के साथ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इस बीमारी का, महामारी में आगे करना क्या है, भविष्य क्या देखते हैं इसका, और सरकार को और जनता को क्या तैयारी करनी चाहिए? माइक दे दें। सर माइक आपके बगल में सर, अपने जगह पे ही खड़े होकर बोल रहे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। सर नमस्कार। सर माइक सामने रख लीजिए सर, चालू हो गया। अच्छा सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम करके सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और इसके लिए सर मैं सभी चिकित्सक बंधु मध्य प्रदेश के, उनकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने बोला सर कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए, हाँ थैंक यू। सर जैसा आपने बोला कि हम लोग मार्च से आपके नेतृत्व में सर लगातार प्रयास करते हुए मध्य प्रदेश में जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए उसमें विचार विमर्श करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ और सभी लोगों ने इसमें ज़बरदस्त तरीके से अपना जुझारूपन दिखाते हुए, अपने क्षमताओं से पूर्ण सहयोग करते हुए और समाज के लिए सेवा के भाव से अपना कार्य किया है। आगे हमें सर, आज मैं आपको सभी की तरफ से संकल्प लेकर और सभी की तरफ से सर मैं अश्योर करता हूं समाज को, शासन को, कि ये हमारी जो लड़ाई है ये इसी जुझारूपन से, इसी हुए और हम लोग लगातार करते रहेंगे। अभी जैसा एसीएस सर ने बताया सर कि हम 15-18% या 20% के आसपास हमारी इम्यून जो हमारी सर्वे में आ रहा है, तो लड़ाई लंबी जारी रहेगी। लगभग ऐसा लगता है सर कि 60 से 70% जैसा कि हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आने में 60 से 70% आबादी अगर संक्रमित होती है उसके बाद जो तीव्रता है रोग की वो कम होगी। तो शायद हो सकता है ये लंबी लड़ाई हो। लंबी लड़ाई में सर हम मानसिक रूप से भी हम तैयार हैं और मानसिक रूप से हमारी तैयारी लगातार बनी रहेगी। उसके साथ में हमको जो शासन की तरफ से लगातार अनवरत प्रयास करके कैपेसिटी इंक्रीजिंग एनहांसमेंट के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सर, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से संतुष्टि जताते हैं सर। और इसमें जो पब्लिक के लिए अभी तक हम लोग को कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखने को मिली कि हम बहुत मतलब कोई गलत तरीके से या कोई अव्यवस्थाओं के शिकार हुए हों लोग, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला सर। और इसके लिए मैं शासन का आभार व्यक्त करता हूं कि सारी जो व्यवस्थाएं हम लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में सर मैं आपके माध्यम से और सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय हैं सर, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनाने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग पे अभी भी स्ट्रेस देना पड़ेगा। मास्क लगाएं लोग, क्योंकि आज की तारीख में मास्क ही वैक्सीन है और वैक्सीन आने में अभी बहुत समय लगेगा। तो इसलिए सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों जो बेसिक प्रिंसिपल है महामारी से सांस वाली बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से अपनाएं। क्योंकि जितना समाज में इन्फेक्शन धीरे धीरे चलेगा उतने ही हमारे कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे, उतना ही हेल्थ सिस्टम पर लोड कम आएगा, हमारी समस्याएं कम होगी। भले ही लड़ाई लंबी हो, लेकिन लड़ाई को अगर योजनाबद्ध तरीके से जीता जाए तो उसमें हमें निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। ये मेरा निवेदन है सर कि हम बेसिक प्रिंसिपल पे जुटे रहें बस। डॉक्टर साहब, दो चीजें और मेरे दिमाग में हैं, क्योंकि आज हमसे नहीं बाकी लोग भी जुड़ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक, अगर एंटीबॉडी बन गई है, हर्ड इम्यूनिटी की आपने बात कही है, तो इस एंटीबॉडी ये कब तक बीमारी का मुकाबला करेगी, कितने लंबे समय तक, इसमें कोई रिसर्च या निश्चित कोई चीज पता है? एक तो ये थोड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि मैं भी सोचता हूं कि अब लड़के आ गया हूं लेकिन आखिर कब तक, एक बात। और दूसरी बात, जो वैक्सीन और बाकी चीजों के जो प्रयास हो रहे हैं, अब तक की जानकारी मैं जानता हूं कोई निश्चित जानकारी अभी बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कब तक लगता है, कब तक ये संभावना है कि दुनिया में हमारा देश हो? बहुत खुशी है कि हमारे वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीन बना लें, बाकी दुनिया के देश भी कर रहे हैं, तो कब तक संभावना है? सर इसमें जहाँ तक साइंटिफिक लिटरेचर अभी बोलता है कि एंटीबॉडीज जो बन रही है, चूंकि ये बीमारी नहीं है सर और अभी 6 से 7 महीने का लगभग पूरे संसार में जो है साइंटिस्ट लोगों को भी अनुभव है, तो एंटीबॉडी नहीं कर पा रहा है तो बीमार। और दूसरा सर, कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद, ठीक होने के बाद वापस भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। तो इसलिए अभी इस समय इस स्तर पर यह कह पाना मुश्किल है कि एंटीबॉडी कितने समय के लिए प्रोटेक्टिव रहेगी।
निश्चित रूप से सर वैक्सीन में कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत में भी कई सारे ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं और वैक्सीन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 2021 में हमें सुखद परिणाम मिले, क्योंकि वैक्सीन का रिजल्ट देखने में भी 6 से 8 महीने या 9 महीने का समय तो देना पड़ेगा सर। लेकिन जिस तरह से अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई सर, तो इस बारे में कोई निश्चित रूप से कुछ हम नहीं कह सकते और इसीलिए सर जो बार बार चीज़ आ रही है, मीडिया के माध्यम से भी आ रही, हम लोग आप लोग सब अपील कर रहे हैं कि मास्क ही वैक्सीन है, ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए सर इस समय और आगे के लिए भी। मास्क ही वैक्सीन है, ये पूरा प्रदेश नोट कर ले, मीडिया के मित्रों तुम भी नोट कर लो, क्योंकि इसको सर्कुलेट करना जरूरी है कि इस समय तो मास्क ही वैक्सीन है और इसी के सहारे हम इस बीमारी से अपने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जबलपुर जुड़ा क्या? जबलपुर जुड़ गया है सर, जबलपुर हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि देवास भी जुड़ गया है सर। डॉक्टर लोकेंद्र दवे का आना बड़ा शुभ हुआ है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जबलपुर से हमारे डॉक्टर साहब मुखातिब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, जबलपुर से कौन जुड़े हैं डॉक्टर? नमस्कार सर, मैं कर्मवीर बोल रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब यहाँ पर है सर। कर्मवीर, तुम भी ढंग से कर्म करते रहो, कलेक्टर हो आप, क्योंकि जबलपुर में कर्म की ज्यादा जरूरत है इस समय। पूरे मनोयोग के साथ लगाओ सर, आपके आशीर्वाद। पूरे मनोयोग के साथ जुटे रहे। मैं डॉक्टर अमजद बोल रहा हूँ जी सर। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे मैं पूछ रहा था कि शुरुआत हुई जबलपुर से, पहला पेशेंट जबलपुर में मिला जी सर, और मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही जबलपुर में पॉजिटिव केस आ जी। तो वहां जब पहला पेशेंट मिला तो और उसका इलाज शुरू किया तो क्या लगा आपको, अनुभूति कैसी थी? क्योंकि हमारे प्रदेश में तब तक कोई पेशेंट नहीं थे। जी सर, तो जैसे कि सभी सब जानते हैं कि कोरोना मरीज आने के पहले प्रदेश में डर बहुत पहले आ गया था, तो हम लोग सब लोग पहले से तैयार रहते थे और जैसे ही पहले केस की खबर मिली तो सब जगह हड़कंप जैसा मच गया। मेरी उस दिन नाइट ड्यूटी थी कैजुअलिटी में, तो मैंने देखा कि करीब करीब जहां से पेशेंट आया था उस क्षेत्र के 150 लोग कैजुअलिटी के बाहर खड़े हुए थे। वो ये डरे हुए थे, उनके चेहरों पर डर के भाव थे कि हमारी दुकान उनके बाजू में है या हम उनसे मिलना जुलना था तो हमारा भी टेस्ट कर दो, कहीं हम ना हो गए हों। तो वो परिस्थिति झेलने में हमारे कलेक्टर सर ने बहुत मदद की थी उस रात, जो रात घटना थी, पर हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था। सब लोगों की जांच भी दूसरे दिन से सभी से करने चालू कर दिए थे सर। अच्छा, अब जबलपुर में कोई डर तो नहीं है? डॉक्टर्स की टीम में, पैरामेडिकल स्टाफ में? क्योंकि कोई अभी कोई डर नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके निर्देशानुसार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब बीच में बड़ी संख्या में पॉजिटिव और हमारे पास क्षमता कम थी जबलपुर की। हमारे मंत्री जी भी, विश्वास जी, एसीएस सारे वहां पहुंचे और मेरी भी लगातार चिंता यही रहती कि जबलपुर में बेड्स कैसे बढ़ें, हम और बिस्तरों की संख्या कैसे बढ़ाएं। ऐसे में अब व्यवस्थाओं के क्या हाल है और कोई डर तो नहीं लगता कि इतने पेशेंट बढ़े, अब क्या होगा? नहीं सर, विश्वास सर अभी पिछले हफ्ते आए थे, हम लोगों की उनके साथ बात हुई थी कलेक्टर सर के साथ में, उन्होंने भी संतोष जताया था व्यवस्थाओं से। और अभी सर सुखसागर जो अस्पताल है वहां पे चालू कर दिया है सर, फिर से नया कोविड डेडिकेटेड कोविड सेंटर बना दिया। अब पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट है डॉक्टर साहब? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है निपट लेंगे जबलपुर में भी महामारी से? जी सर, आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन में कॉन्फिडेंस रहेंगे हम लोग।